अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आप सब ठीक हो गए। अच्छा बच्चों, ये बुक के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज है। सही। इसमें कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं बॉटनी के जो सारे चैप्टर्स हैं ऐसे एक वीडियो में मैं कवर कर दूं। और बेस्ट ऑफ लक बच्चों, अगेन आप लोगों के कल के पेपर के लिए सेकेंड ईयर बॉटनी इंशाल्लाह अच्छा जाएगा आप सबका। अच्छा बच्चों, पहला जो सवाल है बेटा वो क्रोमोसोम से डीएनए के चैप्टर का है। सही। पहला इसमें सब टिक हुए हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब आसान है। वॉल्टर सटन और थियोडोर ऑब्जर्व दिस बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। वॉल्टर सटन साहब ने कौन सी थ्योरी पेश करी थी बच्चों? वॉल्टर सटन साहब ने पेश करी थी बच्चों क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स पे उन्होंने डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम्स एक्ट एज कैरियर्स ऑफ हेरिडिटरी। याद है? तो उसका बेटा वन का हो गया बीटा, यानी कि बी, ऑप्शन बी। अगला है बेटा, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन चार पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट है जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट नहीं है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या बी पॉइंट था? हाँ, ये भी बोला था क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस। मेंडल्स लॉ इससे कंपेयर किया था। न्यूक्लियस इज द रूम ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, ये भी बताया था मैंने अपनी पिछली वीडियो में। गैमीट्स है वन कॉपी। तो ये तीनों तो पार्ट है। अब बचा क्या? गैमीट्स डू नॉट मेक इक्वल हेरिडिटरी कंट्रीब्यूशन। सही है, ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट नहीं है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में नॉट हटा दो। उन्होंने कहा था गैमीट्स मेक इक्वल हेरिडिटरी कंट्रीब्यूशन, क्योंकि गैमीट्स के अंदर का जो मतलब इन शॉर्ट वो जो आपके पास हेरिडिटरी मटेरियल है वो न्यूक्लियस में होता है, साइटोप्लाज्म में नहीं होता। सही। तो टू का ए, नॉट वाला है ये। ओके। न्यूली फॉर्म्ड क्रोमोसोम्स, एक न्यूली फॉर्म्ड क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स होते हैं बच्चों? एक न्यूली फॉर्म क्रोमोसोम में टू क्रोमेटिड्स होते हैं। द कॉम्प्लेक्स ऑफ हिस्टोन ऑक्टोमर एंड टू लूप्स ऑफ डुप्लेक्स, यानी कि ये डीएनए है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। चार, चार। सही। और यहाँ पे डीएनए क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग बच्चों से स्ट्रक्चर को बायो में कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है बेटा। जीन का स्मॉल, डीएनए का स्मॉल पार्ट। तो बच्चों जैसे ही ये आपको नजर आ जाए और लिखा हुआ है कि ये सिंथेसाइज करता है पॉलीपेप्टाइड चेन, ऑब्वियसली इसका आंसर है जीन। अकॉर्डिंग टू रेप्लिकेशन मॉडल, इनमें से ऐसा कौन सा रेप्लिकेशन मॉडल है बच्चों जिसमें इंटैक्ट वाला वर्ड था? अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कंजर्वेटिव मॉडल। सही है। जो हम लोग पढ़ते हैं जो सही वाला है वो सेमी कंजर्वेटिव वाला है। उसमें पेरेंटल और उसमें टेम्पलेट और कॉम्प्लीमेंट्री का जिक्र है, सेमी का जिक्र आ जाएगा, डिस्पर्सिव में ऑल का जिक्र आ जाएगा, ऑल फोर। प्रोटीन विच प्रिवेंट्स डीएनए की जब बेटा रेप्लिकेशन हो रही होती, कौन सा प्रोटीन दोनों स्ट्रैंड्स को दूर रखता है आपस में? एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। और डीएनए के बेटा एक ऊपर वाला स्ट्रैंड रेप्लिकेट होता है और एक नीचे वाला। ऊपर वाला सुकून से रेप्लिकेट होता है कंटिन्यूअसली, ऊपर वाले स्ट्रैंड को कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। 5-3 ये भी की पॉइंट है। हर एमसीक्यू में बेटा उसका आंसर छुपा हुआ रहता है। कॉन्सेप्ट से पढ़ो बायो, दिल से पढ़ो, चाहे बॉटनी हो या जोलॉजी हो, ये आसानी से हो जाएगा इंशाल्लाह, आई प्रॉमिस यू। प्रोसेस वेयर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट। अच्छा एक मिनट। ऑन जीन इज यूज टू प्रोड्यूस, बेटा ऐसा प्रोसेस बताओ जिसमें जीन की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस्तेमाल की जाती है ताकि उससे फंक्शनल प्रोडक्ट बना सके कोई प्रोटीन श्रोटीन। तो बेटा ऐसे चीज का जिक्र है ट्रांसलेशन। सेट ऑफ रूल्स देखो, जेनेटिक कोड्स। सेट ऑफ रूल्स याद है? स्टोर टू, यूज टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सही बच्चों, हो जाएगा इंशाल्लाह। अगला चैप्टर आ जाओ बच्चों। अगला चैप्टर है इनहेरिटेंस। इनमें से वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज फिनोटिपिक वेरिएशन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो फिनोटिपिक यानी कि फिजिकल अपीयरेंस में वेरिएशन कॉज करेगी अमंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम जीनोटाइप। जीनोटाइप सबका सेम है, बस फिजिकली फिनोटिपिकली थोड़ा वेरिएशन है। तो बेटा उनका एक्सपोजर, डिफरेंट एनवायरनमेंट में वो जाएंगे उनका फिनोटिपिकली थोड़ा वेरिएशन आएगा। ये डार्विन ने भी कहा था कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाएंगे हैबिटेट चेंज होगा। उनकी बीक्स जो थी, फिंचेस बर्ड, जो डार्विन ने अपनी बुक्स में जिक्र किया था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में, तो उसमें भी था। तो उनके डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में वो चीजें खाएंगी, इंसेक्ट्स कुछ बग्स, तो उनकी हैबिटेट का चेंज होने की वजह से उनमें फिनोटिपिकली वेरिएशन आएगी। बाकी जो है ना ए बी सी, डिफरेंट सेक्सेस नहीं, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द सेम स्पीशी, कंटिन्यूअस वेरिएशन विद इन द स्पीशीज, ये फिनोटिपिक वेरिएशन ऐसा कॉज नहीं करता जितना ये वाला करता है। सबसे समझो ये चूज द बेस्ट है। वो कह रहे हैं कि ऐसा मुझे आप हमें बताएं ऐसा इंसानों में इनहेरिटेंस का पैटर्न। आप देख सकते हो कि चलो हम तो टीचर हैं लेकिन आप लोगों को तो पूरा पूरा पढ़ना है। एक टाइम आपका भी ऐसे ही आएगा बेटा इंशाल्लाह, आप इतने चीते हो जाओगे पढ़ाते हुए भी। बहुत सारे बच्चे सेकंड ईयर के बाद ट्यूशंस वगैरह भी देखते हैं एमबीबीएस के साथ साथ। तो यकीन करो बेटा आप देखोगे और आपको आंसर याद आ जाएगा। हर एमसीक्यू में देखो की पॉइंट, ह्यूमन इनहेरिटेंस दिया हुआ है, मल्टीपल एलील्स दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली बेटा इसकी एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। समझ गए?
कुछ ऐसे सवाल है जिसमें सोचना पड़ता है। देखो उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक बच्चा पैदा हुआ है, कलर ब्लाइंड सन, बेटा कलर ब्लाइंड है, बेटी नॉन कैरियर है। बेटी बिल्कुल जबरदस्त है, नॉर्मल विजन में है, कोई मसला नहीं है। बेटी की आंखों में कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, कैरियर का भी मसला नहीं है। बस बेटा बेटा कलर ब्लाइंडनेस का शिकार है। तो बेटा याद करिएगा कि यानी कि अगर मैं इसमें फादर को कैरियर करूं, मदर को नॉर्मल करूं, तो नहीं, फादर कैरियर तो बेटा कलर ब्लाइंड कैसे अगर मदर नॉर्मल है तो। समझ गए? तो बेटा ये जो जरा लास्ट वाला देखो बेटा, फादर नॉर्मल है, मदर जो है वो कैरियर है। फादर नॉर्मल है, मदर जो है वो कैरियर है। एक मिनट, व्हाट आर द phenotypes ऑफ अ कलर ब्लाइंड सन ना एंड अ नॉन कैरियर डॉटर? इसका एक मिनट, लेट मी चेक। वैसे यही था जितना मैंने देखा हुआ था इसमें। मैं देख लेता हूँ इसमें एक दफा और, इसको ना करके पूरा। हाँ, सही बच्चों, फादर नॉर्मल, और जो आपका अल्लाह भला करे जो मदर है वो कैरियर है। सही। जो आपका जो कलर ब्लाइंडनेस आई है ना, कलर ब्लाइंड सन जो आया है, सही, जो कलर ब्लाइंड जो सन आया ना इसमें बच्चों, एक मिनट, इसमें जो कलर ब्लाइंड सन है, ये आया है मदर के कैरियर होने से। सही। देखो सन है ना, यानी कि XY होगा। सही है। और मेल को आपको पता है एक अलील चाहिए होती है वो होने के लिए, कलर ब्लाइंडनेस होने, वाई इनर्ट है। याद है वाई इनर्ट है, वाई के पास कलर ब्लाइंड की कोई ट्रेट की अलील नहीं है। तो मदर जो है वो कैरियर है। कैरियर का मतलब क्या होगा? मदर जो है फीमेल, कैपिटल और स्मॉल, स्मॉल एन। सही है। तो मदर की तरफ से ये अगर आ जाए इसके पास, तो बेटा क्या हो जाएगा आप समझ जाओ। ये बेटे के पास स्मॉल एन आ गया तो बेटा हो गया बेचारा कलर ब्लाइंड। और जब बेटी हुई होगी तो मदर ने अपना ही वाला दिया होगा कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब है नॉर्मल विजन। तो बेटी के पास और फादर जो था वो तो था ही नॉर्मल, तो फादर की तरफ से भी ये आ गया एक्स, मदर की तरफ से भी आ गया, तो बेटी नॉर्मल हो गई। सही बच्चों, हो गया डन। अच्छा बच्चों, आपके पास जो है इन F2 जनरेशन ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मेंडल सेकंड लॉ की बात हो रही है। द फिनोटाइप्स अकर्ड इन द रेशो 3:1। अच्छा, व्हाट डज दिस रिजल्ट इंडिकेट? शुरू में 3:1 आते, फिर 9:3:3:1 है। द जीन लोकाई वर लिंक्ड, को डोमिनेंस वाज, नहीं बेटा, को डोमिनेंस हो नहीं सकता, मेंडल के लॉज में नहीं है ये। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाज इन्वॉल्व, नहीं ये भी मेंडल्स के लॉ में नहीं। द एलील्स वर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली, द जीन लोकाई वर लिंक्ड। बेटा जो ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात होती है उसका रेशो था 9:3:3:1। इन्होंने उससे पहले का पूछा, F1 का पूछा है। तो F1 में लिंक्ड जीन्स होती हैं, ये आपस में लिंक में आती है, यानी कि इनकी लिंकेज जो होती है वो जो इनकी इनहेरिटेंस होती है वो लिंक्ड होती है, जिसको आपको जीन लिंक्ड भी कहते हैं। सही है, लिंक्ड जीन्स भी कहते हैं, या जीन लिंकेज भी कह लो आप। उसके बाद जब F2 बनता है 9:3:3:1 वाले में, उसके बाद फिर आपके पास याद होगा आपका बनता है 9:3:3:1। उसके बाद फिर ये सही था ये स्टेटमेंट। और यहाँ पे इन्होंने थोड़ा दिया हुआ है, इसको F1 जनरेशन होना चाहिए था। अच्छा बच्चों, इसमें दिया हुआ है टू पेरेंट्स बोथ ऑफ ब्लड ग्रुप ए हैव अ डॉटर ऑफ ब्लड ग्रुप, दोनों पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है, डॉटर का ब्लड ग्रुप बी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट चाइल्ड विल बी अ बॉय हु हैज ब्लड ग्रुप ओ? दोनों पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है, सही है, डॉटर का ब्लड ग्रुप ओ है, सही है। उनका क्या प्रोबेबिलिटी कि उनका अगला जो बच्चा है जो बेटा होगा वो ब्लड ग्रुप ओ का होगा? तो बेटा याद रखिएगा ये इसका एक सोल्यूशन है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आज ही एक छोटी सी वीडियो बना के ऐसे सवालात का वो मैं कर दूं। ऐसे परेशान नहीं हो ना, इनका सोल्यूशन आपकी बुक्स में नहीं है एनएमडी कैट के लेवल के। तो जब इसका पूरा हम लोग प्रोबेबिलिटी के सवालात का जो रेशियो निकालते तो ये 0.25 ही बन रहा है, यानी कि ये सबसे ज्यादा जो है वो कम चांसेस हैं इसके कि ये ओ बने, क्योंकि फादर मतलब जब भी ऐसे सवाल आता है ना कि मदर फादर का सेम है, सही, तो याद रखिएगा ट्रिक बता रहा हूँ, मदर फादर का जो भी ब्लड ग्रुप है वो सेम है। ए है तो दोनों का ए है, बी है तो दोनों का बी है, तो उनके अगले बच्चों में चाहे बेटी का पूछे बेटे का पूछे आपने 0.25 कर देना है, एक ट्रिक है। एक बेटा, एक बच्चा है बेटा, बॉय इज कलर ब्लाइंड विच कुड बी द जीनोटाइप ऑफ हिज मदर। बिल्कुल वही जब मैं पहले सॉल्व किया था, बेटा कलर ब्लाइंड है, यानी कि फादर जो है वो और मदर का पूछा है, तो बेटा मदर ने जाहिर सी बात है एक ये वाली एलील दी होगी, डिजीज एलील।
तो ये बेटा कलर ब्लाइंड हो गया। और आपको पता है बेटा मेल को सिर्फ एक अलील चाहिए होती है, यानी कि छोटा एन, अगर कलर ब्लाइंडनेस पे देखें, बीमारी होने के लिए। मेल्स में कभी कैरियर्स नहीं होते। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ग्रास होपर में कितने बेटा? 23 तो याद है। होलैंड्रिक ट्रेड्स की जीन्स या एलील्स कहाँ पे होती है? वाई क्रोमोसोम पे। फादर से सिर्फ सन पे आते हैं। जो ऐसी जीन बताई जो इंटरफेयर कर दे कबाब में हड्डी बन जाए किसी नॉन लोकस जीन के फिनोटाइप में। एपिस्टेटिक जीन, एक दो दिन पहले पढ़ाया था। इंटरनेशनल ब्लड सोसाइटी, ये हटा दो। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने तकरीबन 30 ब्लड सिस्टम्स बताए हुए। ये हो गया। एवोल्यूशन चैप्टर के आसान। एवोल्यूशन चैप्टर में दिया हुआ बेटा स्पेशल क्रिएशन किन साहब ने बताई थी बेटा? वो तो सुआरेज है। आर्चियोटेरिक्स किसको माना, क्या लिंक माना जाता है इसका? ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स का लिंक माना जाती है। बट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस ऑर्गन्स एक्सेप्ट, ये सवाल में बेटा भंड है। इन्होंने ये जो दिए हुए ना चार ऑप्शन, इसमें ए और डी जो है वो होमोलोगस है, बी और सी एनालोगस है। अब यहाँ पे दो आंसर्स कैसे हो गए? तो आप विंग्स ऑफ बर्ड को काट के अगर ह्यूमन नाम कर दो, तब जाके फिर ये विंग्स ऑफ बटरफ्लाई सही रहेगा। सही बच्चों, होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आप सबको पता होना चाहिए होमोलोगस और एनालोगस में क्या फर्क होता है। मैं आपको हिंट देता हूँ, खुद ही मेमोराइज करो आप लोग। एक होता है कि स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट, और एक होता है इसका उलट। तो याद रखना इसका बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सही है, आर एनालोगस ऑर्गन्स एक्सेप्ट, इन चारों में से एनालोगस ऑर्गन्स हैं सारे, लेकिन कौन सा नहीं है? आर्म ऑफ मैन। आर्म ऑफ मैन जो है वो होमोलोगस है। लाइफ ओरिजिनेटेड, जिंदगी कहाँ से स्टार्ट हुई? वाटर से। फिलोसफी जॉलिक, याद है बेटा? जोलॉगी, जोलॉगिक लेमार्क्स आपने लिखी थी बेटा। ईयर याद करो। इनमें से कौन सा पॉइंट है जो इनकरेक्ट है लेमार्क थ्योरी के अकॉर्डिंगली? लेमार्क थ्योरी ने कोई कॉन्क्रीट सपोर्ट, कोई एविडेंस बताया था अपने एक्सपेरिमेंट से कि जिराफ की गर्दन नहीं? तो बेटा गलत पॉइंट ही आपको मार्क करना है, तो डी। बाकी सारे इसकी थ्योरी के पॉइंट्स हैं। ओके, ये नोट वाले सवाल देखना बच्चों। तो थ्योरी भाई इंसानों की पॉपुलेशन पे किसने थ्योरी लिखी थी डार्विन से इंस्पायर्ड होके? वो मेल्थस है भाई। ये रट्टा मार लेना, मेल्थस है ह्यूमन पॉपुलेशन वाला। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में कोई जेनेटिक्स का यानी कि डार्विन थ्योरी में कोई जेनेटिक्स का था मामला? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं थी। न्यू डार्विनिज्म में यही बात थी, तभी वो मशहूर हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द डिस्ट्रप्टिव फोर्स ऑफ फॉर हार्डी वीनबर्ग थ्योरम? इनमें से ऐसे कौन सा चीज है जो हार्डी वीनबर्ग थ्योरम को कैन नॉट बी द डिस्ट्रक्टिव फोर्स, सही है, जो नहीं असर कर सकती? वो है बेटा रैंडम मेटिंग। सही है, ये आपने अपने सिलेबस में पढ़ा हुआ होगा। रैंडम मेटिंग हमेशा होती है, ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स नहीं है। ये बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनती, इन शॉर्ट आप समझ जाओ। विच ऑफ दीज मेनली कॉजेज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्लोबल वार्मिंग, बिल्कुल। एसिड रेन ये सब है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग पूरा एक लाइन है, ग्लोबल वार्मिंग जो है उसकी वजह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का है मामला। आप ऐसे बताओ बेटा, जो ऐसे फैक्टर बताओ जो हर ट्रॉफिक लेवल पे जिसका फ्लो ऑफ एनर्जी से लिंक है। हीट लॉस होती है 10%, याद है? हर एनर्जी लेवल पे। कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा होने की बहुत बड़ी वजह बच्चों, बर्निंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है। तुम लोग बोलो सर सी भी तो हो सकता है, मेरे बच्चों बिल्कुल सही कह रहे हो सकता है, लेकिन आपको बुक की लाइंस देखनी है स्पेशली, ये आपको एनएमडी कैट में भी काम आएंगी। अच्छा लगी या नहीं अच्छा लगी, क्या करें यार, करना पड़ता है। ऑल इज पॉजिटिव फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? सही, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड एवेपोरेशन ऑफ वाटर। सही, ऑल इज पॉजिटिव फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? ऑक्सीडेशन ऑफ गोल्ड, बर्निंग ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी कुछ भी नहीं है। तो एक ही लाइन में बताओ, तो आइस मेल्ट होती है, वाटर एवेपोरेट होता है। आइस मेल्ट होके वाटर, वाटर फिर एवेपोरेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी रिक्वायरमेंट्स इज इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन बैलेंस? नाइट्रोजन कभी भी आ जाए, नाइट्रोजन प्रोटीन्स आर आल्सो नोन एज नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज नॉट अ गैसियस टाइप ऑफ साइकिल? फॉस्फोरस की साइकिल ऐसी साइकिल है इन चारों में से जो गैसियस टाइप की नहीं, बाकी सारी गैसियस टाइप की है। द सोर्स ऑफ कार्बन टू प्लांट्स इन द कार्बन साइकिल? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस होता है एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड से। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स बैक इनटू नाइट्रोजन, तो बेटा उल्टा काम है ये। अगर ये नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स होता तो मैं लिखता नाइट्रिफिकेशन, या नाइट्रेट्स से वापस नाइट्रोजन लिखा हुआ तो ये डी नाइट्रिफिकेशन है। पूरे अर्थ में जितने भी इकोसिस्टम्स हैं उनमें सोर्स ऑफ ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है बेटा? पूरा बात हो गई, उन्होंने जज्बातीपन कर दिया, तो अप्सर है सबसे ऊपर। जीरो सीरियस जिराट सेशन में पायनियर्स कौन होते हैं बेटा? तो इसका आंसर है बेटा पहली स्टेज के ही पायनियर्स होंगे। पहली स्टेज का सबको नाम याद होगा, लिचेंस से पहले क्रस्टोस। ये लाइफ लेस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पत्थरों में सबसे पहले बनना स्टार्ट होते हैं।
अगला ये चैप्टर बेटा मैं क्या बोलूं उसमें बेटा, इस चैप्टर के एमसीक्यू प्लीज बुक से ना ही करो तो अच्छा है बेटा। इसके तकरीबन सारे एमसीक्यूज का लास्ट का ही आंसर है ऑल ऑल ऑफ द अबव, ऑल द अबव, ऑल द अबव। तो बेटा मैं इस पे आपको ये बोलूंगा कि 1 2 3 इन सब में आप कहोगे सर ये क्या है, मुझे इसके एमसीक्यूज मुनासिब नहीं लगे बेटा, मैं अब क्या डिस्कस करूं। आप देख सकते हो बेटा, और ये चैप्टर है भी ज्यादातर रिड्यूस, तो इसके एमसीक्यूज बुक से ना ही करो मेरे बच्चों। देखो सबके आंसर में सिर्फ 9 और 10 जो है, 9 का ए है, 10 का बी है। ये तो सिलेबस में है भी नहीं ये वाले टॉपिक्स ना। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा बेटा, आप सिर्फ सबके 1 से लेके 8 तक के डी टिक कर लो, अगर आपको फिर भी करना है नहीं समझ में आ तो पूछना। 9 का ए है, 10 का बी। इससे अच्छा जो वो कर लेते हो जो सिलेबस में बच्चों, मैन एंड इज एनवायरमेंट। एक मिनट, बल्कि मैन एंड इज एनवायरमेंट हो गया, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है बेटा, ये सिलेबस में नहीं है। आप देख लो एक नजर इसकी कि डीटी वैक्सीन इस्तेमाल होती है मीजल्स के लिए। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई विच कॉज टेटनस, ये बैक्टीरिया या वायरस है, ये बैक्टीरिया भाई। एमएमआर वैक्सीन इफेक्टिव होती है मीजल्स मम्स रुबेला के लिए। टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल कौन सा है पाकिस्तान में, नीली रावी। ऐसा यीस्ट बताइए जो उस आटे को फुलाता है, पफ अपीयरेंस देता है, सैक्रोमाइसिस। द रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग सॉलिड्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फ्रॉम द सेवेज, प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये सिलेबस में नहीं है बच्चों, परेशान नहीं हो। जो ऑफिस स्प्रिंग्स होते हैं वापस उनको पेरेंट्स से क्रॉस करना बैक क्रॉस कहलाता है। फ्रेंच बीन्स एंड कॉलीफ्लावर्स आर वेजिटेबल्स ऑफ समर। ऐसी साइंस बताइए जो मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए के मामला देखती है सब, बायोटेक्नोलॉजी। और इसका लास्ट में तो हद ही कर दी, इसका आंसर यहाँ दे दिया था भाई इन्होंने। स्लच डाइजेशन एक ट्रीटमेंट होता है सीवेज ट्रीटमेंट का, उसमें एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक सॉलिड्स डिकम्पोज होते हैं किसमें, स्टेबल सब्सटेंसेस में। तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी के और इसके तो रहने दो, तो मसला नहीं, बाकी कर सकते हो आप, बुक रीड कर लो इंशाल्लाह। सही मेरे बच्चों, बुक के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज मैंने सॉल्व आपको करवा दिए। बेस्ट ऑफ लक अगेन आप लोगों के पेपर्स के लिए। और इंशाल्लाह नई वीडियोस के साथ आप लोगों के साथ आप लोगों के अब जो है वो हाजिर होता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज।